Welcome to the Law Project. We wish you happy learning. Hi, everybody. Welcome back to the official YouTube channel of the Law Project. I am Bhavtosh, your Chief Law Mentor, and today we are going to discuss a very, very important topic, which is the most relevant, important, crucial legal current affairs from the month of June 2026. So, if you're preparing for CLAT UG or CLAT PG, or judiciary for that matter, this session is going to be very, very helpful for all of you. ठीक है, क्योंकि इसमें हमने केवल वो स्टोरीज पिक की हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिसके अंदर बहुत डीप लीगल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो जहां से रीजनिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनफैक्ट लीगल जीके के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड यू कैन जॉट डाउन द नोट्स इफ यू वांट. क्रूशियल इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी मेंशन की है. Now, what we covered today, first of all, so we are going to look at 5 judgments. 5 important judgments को देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के बारे में है, डोमेस्टिक केयर, ट्रांसजेंडर्स, चाइल्ड कस्टडी एंड दिस सज्जन सिंह विच इज अ वेरी वेरी फेमस ओल्ड केस. ठीक है, तो let's quickly start and let's quickly start understanding each one of them. So the first topic is from judiciary, that is Supreme Court grows to 38 जजेस. ओके, नाउ दैट्स अ न्यूज बिकॉज स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था तो बहुत कम नंबर से स्टार्ट हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा. सो एक्चुअली हुआ कैसे है कि आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123, ये याद रखने वाली बात है, नोट डाउन कर लो. इसके अंदर प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर होती है, दैट इज पावर ऑफ ऑर्डिनेंस. यानी कि जब कभी भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती है, यानी इट इज नॉट वर्किंग, तो उस मोमेंट पे अगर कोई बिल या एक्ट या लॉ अर्जेंटली बनाना है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट ये काम कर सकता है. ठीक है, तो जनरली तो जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो पार्लियामेंट ही इंक्रीज कर सकती है, बट पार्लियामेंट का ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑर्डिनेंस. ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ पार्लियामेंट इन इमरजेंसी? इट इज ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ऑर्डिनेंस की एक टाइम लेंथ होती है, एक सर्टेन ड्यूरेशन तक वो वैलिड रहता है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना पड़ता है. पार्लियामेंट जब भी सेशन में वापस आती है तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा. बट हाँ, एक बार के लिए अर्जेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं. इनफैक्ट यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि जब कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे बहुत सारे सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस पास किए गए थे थ्रू दी ऑर्डिनेंस, बिकॉज उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं था. राइट, तो अभी हुआ क्या है, 16 मई की ये बात है कि ऑर्डिनेंस साइन हुआ है जिसमें 34 एग्जिस्टिंग जजेस थे, नाउ दे बिकम 38. लीगल जीके का क्वेश्चन बनता है. कॉन्सेप्ट क्या क्या है? 123 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. 124(1) इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां पे ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस टोटल होंगे ये पार्लियामेंट फिक्स करेगी. ठीक है, कलीजियम सिस्टम, ऑलरेडी हमें पता है जजेस कैसे चूज किए जाते हैं. तो जो जजेस होते हैं दे along with the executive, with a combination with the joint efforts, they choose the judges, and that is collegium system. Now एक और लॉ है यहाँ पे relevant, that is Supreme Court Number of Judges Act 1956, according to which also the parliament can increase the number of जजेस. तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली पार्लियामेंट को पावर दिया है जजेस के नंबर को इंक्रीज करने का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के कुछ काम को करने का पावर प्रेसिडेंट को भी दिया है अंडर आर्टिकल 123. तो स्पेसिफिक पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, लेकिन बिकॉज उसके पास पार्लियामेंट का ऑल्टरनेटिव काम है तो वो इन स्पेशल पावर्स को यूज करके ही कैन डू सर्टेन थिंग्स. ठीक है, नाउ इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिंक है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, 1 and 213 के अंदर गवर्नर के बारे में बात हो रही है. तो जो पार्लियामेंट होती है सेंट्रल लेवल पे और लेजिस्लेचर होती है स्टेट लेवल पे, तो अगर अगर सेंट्रल लॉ बनाना है, अगर सेंट्रल लेवल पे कोई लॉ इशू करना है अर्जेंसी में, तो वो प्रेसिडेंट करता है थ्रू दी ऑर्डिनेंस. और अगर स्टेट के अंदर करना है तो वो पावर गवर्नर के पास भी है, लिमिटेड पावर है 213 के अंदर. ठीक है, तो ये दोनों चीजें लीगल जीके में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है.
अच्छा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक आया था जो जिसको 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया है। ऑल्दो इट इज एन ओल्ड न्यूज, थोड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हो गया है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, वो आपसे पूछ सकते हैं कि एनजेएसी इज वाज रिलेटेड टू व्हाट। तो एनजेएसी एक कमीशन था विच वाज रिलेटेड टू बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, which now has been abolished. ठीक है, so what do we currently follow? We currently follow the collegium system. We don't follow National Judicial Appointment Commission. Okay. नाउ एग्जाम्स के पर्पज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो जो प्रेजेंट नंबर है, जो एग्जिस्टिंग नंबर था, वो इंपॉर्टेंट है। दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज काउंट था जब 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था, तब ओनली इट वाज 8 इन नंबर एंड इट हैज कम टू 38 इन 2026। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। लीगल रीजनिंग क्लैट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है आर्टिकल 123 से, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट से या गवर्नर से रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लीगल जीके के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता दिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायर होते हैं 65 की एज में, हाई कोर्ट जजेस रिटायर होते हैं 62 की एज में। अगेन बिकम्स अ गुड रेगुलर जीके क्वेश्चन और मे बी अ लीगल जीके क्वेश्चन एज वेल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट आया है सेकेंडली, विच इज लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। देखो, जब कभी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में, जब किसी विक्टिम की डेथ हो जाती है, चाहे वो किसी भी व्हीकल में हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या इन अ बिगर व्हीकल, अगर किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द रिलेशन विद मोटर व्हीकल एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग और वट, तो उस केस में कॉम्पनसेशन दिया जाता है। ठीक है, कॉम्पनसेशन कैसे दिया जाता है? तो जनरली कॉम्पनसेशन ऐसे फिक्स होता है कि जितना लॉस हुआ है, ठीक है, जितना लॉस हुआ है इन द सेंस कि इफ द पर्सन हैज डाइड, तो उसका फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है, उसकी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है, उसके बेसिस पर कॉम्पनसेशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ड्राइवर है, ठीक है, तो ड्राइवर अगर मंथली मान लो 15,000 रुपये कमाता था, तो 15,000 रुपये से कैलकुलेट करा जाएगा कि वो कितने साल और नेचुरल लाइफ जी सकता था। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर मेथड। मतलब मान लो 30 साल की उम्र में ही डाइड, तो अगर वो अगले 30 साल तक और ड्राइविंग करता तो कितना पैसा बना पाता, कितना कितना पैसा कमा पाता, अकॉर्डिंग टू दैट, उस कैलकुलेशन के बेसिस पर उसकी फैमिली को कॉम्पनसेट किया जाता है। दैट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर मेथड। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि ये मेथड केवल प्रोफेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड जॉब्स होती हैं, ठीक है, जिनको जिनको एक्चुअली में जॉब माना जाता है, जिनको एक्चुअली में प्रोफेशन माना जाता है, ठीक है, लाइक डॉक्टर, लॉयर, नर्स, तो उसके अंदर ये रूल अप्लाई करता था। तो जो होम मेकर्स हैं, जो घर में हमारी मदर्स होती हैं, हमारी सिस्टर्स होती हैं, जो कि घर संभालती हैं, होम मेकर्स, उसको लीगली इट्स नॉट अ प्रोफेशन, उसको क्लासिफाई नहीं किया जाता एज ए प्रोफेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जजमेंट बहुत अच्छा दिया है। तो यहाँ लिखा है, अनपेड होमवर्क नाउ काउंट्स व्हेन कोर्ट अवार्ड कॉम्पनसेशन। एक नया हेड, एक नई कैटेगरी निकाल दी है, लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। ठीक है, तो पहले ऐसा था कि मान लो एक हाउसवाइफ की अगर एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, होम मेकर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो कोई कॉम्पनसेशन मिलता नहीं था, बिकॉज ऐसा मानते थे कि कोई फाइनेंशियल लॉस तो हुआ नहीं है, बिकॉज शी वॉज नॉट ब्रिंगिंग एनी मनी टू द होम। बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज चेंज्ड दिस पोजीशन। केस का नाम है शिशुपाल वर्सेस सुरजीत, और फैक्ट्स में जैसा मैंने बताया, आपको भी समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो सेक्शन 166 एंड 168, यहां से लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 गवर्न करता है कॉम्पनसेशन फॉर मोटर एक्सीडेंट। लीगल जीके का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है, यही बातें हो रही हैं कि मल्टीप्लायर मेथड कैसे लगाया जाएगा। पहली बात तो ये कि जिसको भी इंजरी हुई है या डेथ हुई है, कॉम्पनसेशन मिलेगा। दूसरी बात, कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला है, क्या कैलकुलेशन रहेगी, वो इसके अंदर बताया है। ठीक है, आर्टिकल 142 के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये काम कौन से आर्टिकल में किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सुप्रीम कोर्ट जनरली मोटर एक्सीडेंट के केसेस में या मोटर व्हीकल लॉ के अंदर इंटरवीन नहीं करता है, लेकिन जहां पे कंप्लीट जस्टिस करने की बात आती है, जहां पे बात आती है कि कोई बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, तो वहां पे काम आता है आर्टिकल 142। हमेशा याद रखना है, विच गिव्स कंप्लीट पावर, एब्सोल्यूट पावर, अनलिमिटेड पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस।
उनको जहां पर भी लगता है कि गलत हो रहा है वहां पे वो इस पावर को यूज कर सकते हैं एंड दे कैन गिव द कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो दैट इज प्रिसाइजली व्हाट हैज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ यू कैन connect some more dots. तो दिस इज बेस्ड ऑन सरला वर्मा, एक बहुत फेमस केस है जिसने मल्टीप्लायर मेथड को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसमें आप ये याद रख सकते हो कि सबसे पहले मल्टीप्लायर मेथड या जो प्रॉपर कैलकुलेशन है वो कौन से जजमेंट में आई थी। सो सरला वर्मा इज दैट केस। ओके, नाउ आर्टिकल 39D है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लिखा है इक्वल वैल्यू फॉर इक्वल वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, को बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है। इक्वल वैल्यू फॉर इक्वल वर्क, द फैक्ट दैट घर के काम को काम नहीं माना जाता है आर्टिकल 39D का वायोलेशन है। जस्ट बिकॉज कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती है, जस्ट बिकॉज कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक वर्क नहीं है, वर्क तो वो है ही। तो इसलिए इक्वल वैल्यू फॉर इक्वल वर्क, जो भी कोई काम कर रहा है उसकी इक्वल वैल्यू उसको मिलनी चाहिए, उसकी रेलेवेंट वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल को यूज करके अलोंग विद द आर्टिकल ऑफ 21, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जॉइंट कंबाइन तरीके से अप्लाई करके इस जजमेंट को कंक्लूड किया है। तो आर्टिकल यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बन गए आपके लिए, 39D एंड आर्टिकल 21। आई होप द थिंग इज क्लियर नाउ, इट इज गेटिंग यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस नाउ। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपसे केस का नाम पूछ सकते हैं, या फिर जो नया कैटेगरी है कॉम्पनसेशन का, लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, ये तो आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं लीगल जीके में। सेक्शंस 166 एंड 68 से लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है। लीगल जीके का क्वेश्चन आई डोंट रियली एक्सपेक्ट। सरला वर्मा, प्रणय सेठी एंड शिशुपाल, ये तीन मेजर जजमेंट्स हुए। तो सरला वर्मा सबसे पहले हुआ जिसमें मल्टीप्लायर मेथड डिस्कवर हुआ था, फिर उसको अप्लाई किया गया प्रणय सेठी में, और फिर वापस शिशुपाल के अंदर जो केस अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। और आर्टिकल 142 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पे बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा होता है, या जहाँ पे जस्टिस करने का और कोई सूटेबल तरीका नहीं दिख रहा होता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है और जस्टिस करता है। दैट इज आर्टिकल 142। Coming to the third event of legal affair is जेंडर आइडेंटिटी। वापस से लॉ बदल गया है। बहुत लंबे टाइम से डिबेट चल रहा था ट्रांसजेंडर लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉ बनाने का, बहुत टाइम से। तो ये लॉ आया भी था 2019 के अंदर, लेकिन इट वाज नॉट अ वेरी गुड लॉ। काफी कंट्रोवर्सी उसके अंदर हुई, तो इसलिए वापस से पार्लियामेंट ने 2026 में एक नया लॉ, एक अमेंडमेंट इसके अंदर पास कर दिया है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक ये फोर्स में नहीं आया है। लेटेस्ट जो इसकी अपडेट है वो ये है कि अभी ये फोर्स में नहीं है। ठीक है, और जब तक ये फोर्स में नहीं है तो इसके प्रोविजंस हम अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या क्या इसके अंदर कवर होती हैं। सबसे पहली चीज, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज एक्ट, इस एक्ट के अंदर फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करी जाती है। इस एक्ट के अंदर ये एक तरीके से दिस इज एक यूनियन भी है जो कि अंडर प्रिविलेज के लिए काम करती है। तो नालसा जो है उस केस में पहली बार माना गया, फर्स्ट टाइम, दैट ट्रांसजेंडर इज अ थर्ड जेंडर। नालसा केस यानी 2014 से पहले तक ऑफिशियली केवल दो ही जेंडर्स माने जाते थे, मेल एंड फीमेल। बट 2014 के बाद से तीन जेंडर्स माने जाते हैं ऑफिशियली, ट्रांसजेंडर को भी थर्ड जेंडर माना जाता है। ठीक है, तो नालसा केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल जीके में, रेगुलर जीके में भी आ सकता है कि कौन से केस के थ्रू थर्ड जेंडर को रिकॉग्निशन मिला था। फिर आर्टिकल 14, 15 एंड 21 है। तो जहां पर भी देखो इक्वालिटी की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है, लिबर्टी की बात होती है, या ह्यूमन डिग्निटी की बात होती है, वहां पे नेचुरली इन तीन आर्टिकल्स का रोल आता ही आता है। ठीक है, एंड राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो एक पर्सन अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करता है, वेदर अ पर्सन आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ मेल और अ फीमेल और नन ऑफ देम, तो ये भी उसका राइट है। हो सकता है जेनेटिकली a person was born as a boy, born as a man, but then he does not feel like a man within himself. Maybe he feels like a woman. Maybe it's a mix of both characters, right? तो right to self identity का मतलब क्या है? That you can choose an identity which is different from the identity that was given to you at the time of birth.
जन्म के टाइम पर जो आइडेंटिटी दी गई थी उससे अलग आइडेंटिटी भी आप चूज कर सकते हो। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लैट में कनेक्ट कर करके चीजें आती है, पैसेजेस जो होते हैं वो कनेक्टेड आते हैं। जुडिशरी में डायरेक्ट क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं इसके बेसिस पर। ठीक है, तो कीप दीज कॉन्सेप्ट्स इन माइंड। आइडेंटिटी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट आएगा केएस पुत्तास्वामी, जो कि अगेन 2019 में आया था और पहली बार बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, पुत्तास्वामी जजमेंट ने क्या बोला था कि राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी फंडामेंटल राइट का पार्ट होते हैं। एंड बिकॉज सेल्फ आइडेंटिटी या जेंडर जो है, जेंडर रिलेटेड जो बातें होती है वो सब भी इसके अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, अब 2019 के एक्ट में प्रॉब्लम क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि भाई कोई पर्सन ट्रांसजेंडर है कि नहीं। तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपको सेल्फ आइडेंटिटी का राइट है, दूसरी तरफ आपको कंफर्म कराना पड़ रहा है अपनी आइडेंटिटी को डीएम से। तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज थी जिसकी वजह से नया अमेंडमेंट करना पड़ा। तो अभी आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेशन के पर्पज से? नालसा जजमेंट याद रखना है, जिसने पहली बार थर्ड जेंडर इंट्रोड्यूस किया था 2014 में। आर्टिकल्स जो 4 हैं उनका किस किस तरीके से एक रोल प्ले है। ठीक है, इक्वेलिटी और फ्रीडम की बात होती है, तो जहां पर भी इक्वेलिटी या फ्रीडम की बात होती है वहां पे 14, 15, 19, 21 तो आ ही जाता है। ठीक है, पुट्टा स्वामी और नालसा में दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। तो पुट्टा स्वामी ने एक पूरी नई कैटेगरी बना दी कि मतलब पुट्टा स्वामी जजमेंट ने एक्चुअली नालसा के जजमेंट को वैलिडेट कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल दे दिया। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अमेंडमेंट पास हुआ लेकिन एनफोर्स नहीं हुआ है। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग जजमेंट कमिंग फ्रॉम फैमिली लॉ विच इज टेस्टिंग द चाइल्ड्स माइंड। क्या हो रहा है? द 5 रूल टेस्ट। क्या हो रहा है एक्चुअली में? कस्टडी डिस्प्यूट जब होता है, जब पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है मान लो, तो बच्चे की कस्टडी, माइनर की कस्टडी किसको मिलनी चाहिए? फादर को, मदर को, ग्रैंडफादर को या ग्रैंड मदर को, या मैटरनल अंकल को या अंकल्स को, किसको मिलनी चाहिए? तो कस्टडी जो है वो बच्चे की किसी को भी देने से पहले कुछ चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं कोर्ट को, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया है, बट इट्स ओके, वी कैन स्टिल फोकस ऑन द अदर पॉइंट्स। रियल नेसेसिटी, लेटेस्ट, लीस्ट इंट्रूजन, नेचुरल, न्यूट्रल बॉडी एंड फेयर बैलेंस। ठीक है, तो जरूरत किसको है? ठीक है, सबसे कम इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस कौन करेगा? ठीक है, किसका कोई उस बच्चे के अंदर किसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और फेयर बैलेंस इन द सेंस कि somebody हु इज एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड इन ऑल द रेस्पेक्ट्स। ठीक है, तो खैर यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से रूल्स आए हैं। पर्टिकुलरली रूल्स के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यस, व्हाट यू डेफिनेटली नीड टू कीप इन माइंड इज कस्टडी लॉ। कई बार क्या होता है कि जो लीगल न्यूज होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड्स हैं वो है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। कस्टडी रिलेटेड लॉ इंडिया में कौन सा है? अगर क्वेश्चन आता है कि कस्टडी रिलेटेड लॉ कौन सा है, तो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट आपको याद रखना है। पॉक्सो भी यहाँ पर अप्लाई करता है, क्योंकि पॉक्सो भी चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड लॉ है, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है। एंड आर्टिकल 21 तो आना ही है, लाइक आई सेड, कि जहां पर भी ह्यूमन डिग्निटी, बॉडीली बॉडीली सेफ्टी, मेंटल हेल्थ की बात आती है, वहां पे सब जगह आर्टिकल 21 आता है। तो आर्टिकल 21 इज एक्चुअली, आई थिंक पर्सनली, किसी भी जगह पे आप उसको यूज कर सकते हो, मोरलेस। अच्छा, यहाँ पे पांचों रूल्स मेमोराइज करने पड़ सकते हैं अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो। तो इफ यू आर गोइंग टू राइट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, तो ये पांचों रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। स्लाइड में भी मिसिंग है तो आई विल पोस्ट इट ऑन द कमेंट्स। ठीक है, बट फॉर क्लैट you don't need to remember the rules for CLAT. All you need to know is that there is this law which is Guardians and Wards Act and the POXO Act. That's it. ठीक है, और हाँ, क्लैट में एक पैसेज
जो बनता है लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है वो बनता है लास्ट पॉइंट से, विच इज कोर टेस्ट, जिसमें लिखा है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो बेसिकली जो पर्पस है कोर्ट का वो ये है कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। ठीक है, मान लो अगर इफ द फादर अर्न्स वेरी वेल, द मदर हैज नो इनकम एट ऑल, बट द फादर डजंट स्टे एट होम, ठीक है, वो 12 14 16 घंटे बाहर रहते हैं, एंड दैट उसको बच्चे को पालने के लिए ही विल हायर सम नैनी और समबडी, ठीक है, so he is giving a lot of money to the child but then he is not spending time with the child। ठीक है, now in this case ऐसा लग रहा है देखने में कि फादर विल बी अ बेटर कस्टोडियन, लेकिन कोर्ट के हिसाब से बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है। कोर्ट के हिसाब से बेस्ट इंटरेस्ट किसी एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो या आपके पास टाइम बहुत है देने के लिए, ये चीजें मैटर नहीं करती। ओवरऑल इंटरेस्ट देखा जाएगा कि उस बच्चे की ग्रोथ के लिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा सही क्या रहेगा। तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं और मिले जुले फैक्टर्स हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिया जाता है। तो जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ जिस एग्जांपल का, इसमें कस्टडी माइट गो टू मदर, ओके, इवन दो शी हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम, बट अगर कोर्ट को लगता है कि शी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू ब्रिंग अप द चाइल्ड, देन द कस्टडी शैल गो टू द चाइल्ड, टू द मदर। ठीक है, इसको कहते हैं बेस्ट इंटरेस्ट। तो बेस्ट इंटरेस्ट के डॉक्ट्रिन से डेफिनेटली लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है क्लैट यूजी के अंदर, इवन पीजी के अंदर। ठीक है, नाउ पुराना एक केस था, थर्ड जजेस पावर की बात कर रहे हैं हम लोग कि यू नो अगर किसी केस में तीन जजेस हैं, दो लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड जज की क्या पावर है। बेसिकली बिगर बेंच की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सज्जन सिंह, बहुत पुराना केस है, और इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेथ सेंटेंस एंड द पनिशमेंट फॉर मर्डर्स। ठीक है, अभी उसको 26 साल के बाद लार्जर बेंच के पास भेजा गया है। ठीक है, लार्जर बेंच के पास भेजा गया मतलब क्या, कि जब इसमें जजमेंट हुआ था तो जो नंबर ऑफ जजेस थे, अभी इसको रिकंसिडर करना है। नाउ इट इज बीइंग सेंट टू अ बेंच विच विल हैव मोर नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है इन्वॉल्व, कि एक तो सेक्शन 392 सीआरपीसी, अब जो कि बीएनएस से हो चुका है 1973, स्टेयर डिसाइसिस से क्वेश्चन आ सकता है लीगल रीजनिंग में, क्लैट यूजी या पीजी, इवन जुडिशरी में स्टेयर डिसाइसिस से क्वेश्चन बन सकता है। स्टेयर डिसाइसिस का मतलब होता है प्रीसिडेंट, कि अगर एक जज एक मैटर पे या एक इशू पे ऑलरेडी एक जजमेंट है, ठीक है, तो उस जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा बाय द लेटर कोर्ट्स। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है डिविएट करने का, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली कि स्टेयर डिसाइसिस का जो रूल है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली कोर्ट इन द कंट्री जो कि खुद के ही डिसीजंस को चेंज कर सकता है। नो कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट कैन डू दैट। ना तो हाई कोर्ट कर सकता है, ना ट्रायल कोर्ट कर सकता है, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन डू दैट। एंड सुप्रीम कोर्ट को भी अगर करना है तो दे हैव टू कम अप विद अ लार्जर बेंच। मतलब मान लो तीन जजेस ने मिलकर डिसाइड किया था 1990 में कुछ, तो वो अगर अब चेंज करना है तो वहां पे फिर 4 5 6 जजेस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है लेकिन जजेस तो इतने होने चाहिए, लेकिन कोई हाई कोर्ट या कोई सेशन कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को चेंज नहीं कर सकता। ये पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस टू लार्जर बेंच। नाउ सीआरपी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लैट लीगल जीके में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से लॉ से सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, तो बीएनएसएस है डेफिनेटली 2023 का। और इसमें सिंपल है, जुडिशियल डिसिप्लिन क्या बोलता है, स्मॉल बेंचेस मस्ट फॉलो द बिग वंस। जो बड़ी बेंच का जजमेंट है वो स्मॉल बेंच को फॉलो करना चाहिए। दैट्स इट, वेरी वेरी लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। ठीक है, और लीगल जीके के क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं इस वाले पार्ट से। तो जो नए लॉज हैं, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, एविडेंस एक्ट, ये बेसिक आपको नाम पता होना चाहिए कि किसने किसको रिप्लेस किया है। तो आईपीसी को रिप्लेस किया है बीएनएस ने, सीआरपीसी को रिप्लेस किया है बीएनएसएस ने, और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है बीएसए ने। ठीक है, दूसरी चीज है स्टेयर डिसाइसिस वर्सेस पर इंक्यूरियम। तो स्टेयर डिसाइसिस चीज क्या होती है कि बट अगर आप कोई जजमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है प्रीसिडेंट, ठीक है, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। किसी बड़ी बेंच का जजमेंट छोटी बेंच को फॉलो करना पड़ेगा, ये रूल है। अगर आप ये नहीं करते हो तो जो
आपने किया है, तो जो जजमेंट आपने दिया है दैट बिकम्स पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम का मतलब होता है इनकरेक्ट जजमेंट। छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पर इंक्यूरियम का मतलब होता है इनकरेक्ट जजमेंट। तो अगर मैं स्टेयर डिसाइसिस फॉलो नहीं करूंगा और उसके वायोलेशन में एक जजमेंट दूंगा, तो वो जजमेंट क्या कहलाएगा? पर इंक्यूरियम। दैट्स इट, सिंपल। एंड ओल्ड रूलिंग्स, 26 साल पुरानी रूलिंग भी नए लार्जर बेंच के पास जा रही है, मतलब पुरानी जजमेंट्स भी नए पे जा सकती है, नए कोर्ट्स पे। ये इस केस के अंदर हेल्ड हुआ है। फाइनली क्या क्या हमने देखा है, 60 सेकंड्स में कवर करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जजेस का हमने देखा। 123 ऑर्डिनेंस पावर, 213 वाज गवर्नर पावर। लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर एक हेड स्पेशल हेड की कैटेगरी में आ गया है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 142 के अंदर पावर यूज किया था, और मोटर व्हीकल के सेक्शन 166 एंड 168 है। ट्रांसजेंडर का जो अमेंडमेंट हुआ है वो इन तीन सेक्शंस, तीन आर्टिकल्स के बेसिस पर हुआ है। और नालसा में पहली बार केस में थर्ड जेंडर को आइडेंटिफाई किया था। चाइल्ड माइंड इवैल्यूएशन क्लैट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जुडिशियल एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए फिर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट इसमें जो दो लॉज हैं रेलेवेंट, वो है पॉक्सो एंड गार्जियंस एक्ट। सज्जन सिंह का रेफरेंस ऑलरेडी डिस्कस, कि छोटी बेंच से बड़ी बेंच पे केस कभी भी जा सकता है, चाहे वो नया केस हो चाहे वो पुराना केस हो, एज लॉन्ग एज वो सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को रेफर हो रहा है तो वो वैलिड है। बेंच लार्जर होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, बराबर बेंच नहीं होनी चाहिए, मतलब इक्वल बेंच नहीं होनी चाहिए, और स्मॉलर बेंच नहीं होनी चाहिए। सो आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड इसके बाद आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज कॉन्सेप्ट में, अगर और डाउट है तो प्लीज कनेक्ट विद अस। यू कैन पोस्ट अ कमेंट ऑन द वीडियो नीचे यूट्यूब पे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम पे भी आर अवेलेबल द लॉ प्रोजेक्ट के नाम से। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। सो कैन get in touch in any way. And till the next session, you have to keep reading more current legal affairs, अपने लेवल पर पढ़ना स्टार्ट करो। एंड every week I will come up with वन सेशन ऑन लीगल करंट अफेयर्स, बिकॉज काफी सारे पुराने महीने, पुराने मंथ्स का जो है वो छूटा हुआ है। मैंने स्टार्ट किया है जून से, बट आई विल स्लोली स्लोली गो बैकवर्ड्स ऑल्सो, एंड मैं सारे मंथ्स को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके एग्जाम के लिए एकदम प्रिसाइज, कंसाइज, रिलेवेंट, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सीधी बात, नो बकवास टाइप्स। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने ग्रुप में, एंड लाइक करो डेफिनेटली। एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं वापस। थैंक यू, टेक केयर। Thank you for watching. Be a better lawyer with the Law Project.